और गांगटे का भाई यहाँ बहुत ही एक्साइटेड होकर आता है और उसे ये बताता है कि उसने मुनियंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है, जिस पे मुनियंग ने अपनी नई बुक के लिए उसे इलस्ट्रेटर की जॉब पर रख लिया है और वो काम करने के लिए अभी मुनियंग के घर पर ही रुकेगा। तो गांगटे ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये उनका घर नहीं है। तो गांगटे का भाई फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गांगटे को पीटने लगता है और ये बोलता है कि मैं खुद को बिलोंग करता हूँ, तुम्हें नहीं। और बेचारा गांगटे का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि कैसे बचपन में गांगटे अपने भाई का ख्याल रखने की वजह से अपनी चीज़ों को नहीं कर पाता था और उसे अपनी माँ से हमेशा डांट सुननी पड़ती थी। और एक बार ऐसे ही गुस्से में आकर उसने अपनी माँ से भी ये बोला था कि मैं खुद को बिलोंग करता हूँ, ना कि अपने भाई का ख्याल रखने के लिए। और इसके बाद गांगटे और उसका भाई एक लेक की तरफ जाते हैं, जहाँ गांगटे का भाई उस पानी में डूब जाता है और गांगटे गुस्से में उसके भाई को ऐसे डूबने ही छोड़ देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन खुद पानी में डूब जाता है। और वहीं पर ही मुनियंग थोड़ी दूर में खड़ी रहती है और ये सब देख रही थी। फिर कुछ देर बाद मुनियंग आती है और गांगटे को बचाती है। जी हाँ, ये वही एनिमेटेड सीन है जो आप लोगों को पहले दिखाई गई थी। अब गांगटे उसके भाई के साथ लड़ाई हो जाने के बाद अपने अपार्टमेंट में वापस चला आता है और वहाँ आकर ड्यूरी की मॉम के साथ ये बातें शेयर करता है। ड्यूरी की मॉम इस ड्रामे में काफ़ी समझदार और सुलझी हुई कैरेक्टर नज़र आती हैं। वो गांगटे को ये सलाह देती हैं कि अभी उसके भाई के पास अच्छा मौका है और उसे उसके भाई को मौका देना चाहिए और जिसमें उसके भाई की खुशी है उसे उस खुशी में शामिल होना चाहिए। तो ड्यूरी की मॉम की बात मानकर गांगटे मुनियंग के घर फिर से वापस रहने चला जाता है, लेकिन कुछ शर्तों पर। और वो ये कि जैसे ही उसके भाई को वहाँ रहना पसंद नहीं आएगा, वो उसी पर अपने भाई को वहाँ से वापस लेकर आ जाएगा। और इधर जब ड्यूरी और उसकी मॉम को पता चलता है कि जिस ऑथर की बात गांगटे कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मुनियंग है, तो वो दोनों बहुत ही अपसेट हो जाते हैं कि गांगटे मुनियंग के घर रहने चला गया। इधर गांगटे और उसके भाई के आ जाने के बाद मुनियंग काफ़ी खुश हो जाती है, घर जैसा माहौल पाती है और ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि उन्होंने उसके घर की व्यवस्था कितनी अच्छी कर दी है। और इधर हॉस्पिटल में एक पेशेंट रहती है अंजा नाम की, जिसकी बेटी की डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसे ये लगता है कि उसकी बेटी ज़िंदा है और काफ़ी अमीर है। तो वो मिस्टेकनली मुनियंग को अपनी बेटी समझ लेती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इसके बाद मुनियंग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और एक पल के लिए सोचती है कि कहीं वो सच में उसकी मॉम तो नहीं, लेकिन फिर वो उसे कह देते हैं कि नहीं, वो उसकी मॉम नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद उस पेशेंट को भी याद आ जाता है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इस सीन के बाद मुनियंग थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वैसे ही हार्ड रहता है और वो वहाँ बिना कुछ केयर किए ही वहीं से चली जाती है। अब आगे मुनियंग को फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ उसकी मम्मी उसे एक कहानी पढ़कर सुनाती है, ब्लू बियर की कहानी, जहाँ एक आदमी अपनी पत्नियों को मार देता था। फिर उसकी मॉम उसे ऑर्डर देती है और उसके ऊपर गुस्सा भी करती है और कहती है कि वो सारी बातें माना करे। फिर मुनियंग अपनी नाइटमेयर से अपने सपने से बाहर आ जाती है और उसे एक उड़ती हुई भूतनी नज़र आती है। फिर वो स्लिप पैरालाइज भी हो जाती है और बहुत चीखती चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर गांगटे वहाँ आता है और उसे काम डाउन कराने की कोशिश करता है, लेकिन मुनियंग उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांगटे वहीं पर रुकता है और वो कहता है इट्स ओके, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर मुनियंग गांगटे का गला पकड़ कर रोती है और गांगटे उसे काम डाउन कराकर सुला देता है। अब आगे मुनियंग अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि मुनियंग की मॉम उसे ऑर्डर दे रही होती है कि वो अपने लंबे बाल कभी ना काटे, हमेशा लंबे ही रखें, और उसके ऊपर गुस्सा भी करती है। मुनियंग ये बात सोचकर अपने बाल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है। और फिर वहाँ सांगिन आ जाता है। सांगिन देखता है कि मुनियंग की हालत ठीक नहीं है, तो वो मुनियंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। ये सीन काफ़ी सीरियस है, लेकिन इसे ड्रामे में एक कॉमेडी वे में दिखाया गया है।
अब यहाँ गांगते आ जाता है और गांगते सांगिन को मोनियंग को वहाँ से नहीं ले जाने देता है। फिर गांगते मोनियंग को मेडिसिन देता है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मोनियंग मेडिसिन लेने से मना कर देती है। फिर गांगते उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और उस दिन गांगते हॉस्पिटल भी नहीं जाता है और मोनियंग के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। फिर मोनियंग उसे डेट के लिए भी पूछ लेती है और मोनियंग वापस आते वक्त उसे ये बताती है कि उसे हमेशा उसकी मॉम के ही नाइटमेयर्स आते हैं। फिर अब गांगते मोनियंग को एक डॉल गिफ्ट करता है और उसे ये कहता है कि ये डॉल एक नाइटमेयर कैचर है जो उसकी सारी नाइटमेयर्स को कैच कर लेगा। मोनियंग थोड़ा हंसती है और कहती है कि ये काफ़ी बचपना है, लेकिन फिर मोनियंग को जब ये पता चलता है कि ये डॉल गांगते ने खुद अपने हाथों से बनाया है और ये बिल्कुल वैसा ही डॉल है जो वो अपने भाई के लिए बनाया था, तो मोनियंग इसे रख लेती है और कहती है कि उसे ये गिफ्ट पसंद आया। फिर आगे गांगते अपने भाई से बात कर रहा होता है और उसे ये बोलता है कि वो लोग आज उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे जहाँ उनकी मॉम उन्हें ले जाया करती थी। फिर गांगते का भाई उसे ये बताता है कि वो लोग उस रेस्टोरेंट में इसीलिए नहीं जाते थे कि उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होता है, बल्कि इसीलिए जाते थे कि उस रेस्टोरेंट में गांगते को जाना पसंद रहता है। फिर गांगते ये सोचकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि उसकी माँ उसकी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करती थी। अब हॉस्पिटल में वो पेशेंट ओंजा जो खुद को मोनियंग की मॉम बता रही थी, वो मोनियंग से आकर माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से मोनियंग को हॉस्पिटल से फायर कर दिया गया। तो मोनियंग उसे बोलती है कि उसकी वजह से उसे फायर होना पड़ा, तो वो इसकी भरपाई कैसे करे। तो वो औरत बोलती है कि इसके बदले मोनियंग जो चाहेगी वो उसे देगी। तो मोनियंग उससे वो शॉल मांग लेती है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। वो औरत थोड़ी देर शॉक्ड हो जाती है, फिर वो शॉल मोनियंग को दे देती है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मोनियंग ने ये काम करके ठीक नहीं किया, उसकी बेटी की आखिरी निशानी भी मांग ली, लेकिन कुछ दिन बाद देखा जाता है कि वो औरत सारी पुरानी बातों को भुलाकर अपनी लाइफ से मूव ऑन कर गई है और मोनियंग भी ऐसे ही अपनी सारी पुरानी बातों को भुलाकर अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहती है और आखिर में अपने बाल काट ही लेती है। हालांकि मोनियंग के बाल ढंग से कटे हुए नहीं होते हैं और इधर गांगते जो अपने भाई का बाल हमेशा काटता है और उसे बाल काटने की थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी होती है, तो वो मोनियंग का बाल ढंग से सेट कर देता है। फिर अगले दिन जब मोनियंग का नया हेयर स्टाइल गांगते का भाई देखता है तो वो कहता है कि ये हेयर स्टाइल मोनियंग के ऊपर सूट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। मोनियंग ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। इधर हॉस्पिटल में एक और पेशेंट पार्क ओ किरान को कुछ मिस्टीरियस दिखाया गया है। वो मोनियंग की मॉम की लिखी हुई किताब हमेशा अपने पास लेके घूमती रहती है और इधर मोनियंग के डैड एक गाना सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर जब हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट ये पता लगाते हैं कि वो गाना कौन सा है, तो ये पता चलता है कि वो गाना पार्क ओ किरान ही गुनगुना रही थी। तो दोस्तों, इधर एक और लव स्टोरी शुरू हो गई है सांगिन और जूरी की। सांगिन जूरी को पसंद करने लगता है, जबकि जूरी तो गांगते को पसंद करती है। और इधर गांगते का भाई सांगते मोनियंग के पास अपनी डॉल जिसका नाम मांगने होता है उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये मांगते तो मेरा है। फिर मोनियंग कहती है कि नहीं ये मेरा है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई होती है। फिर वहाँ गांगते आता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है और अपने भाई को समझाता है कि अब इस डॉल की ज़रूरत उसे नहीं मोनियंग को ज़्यादा है। गांगते बोलता है कि मांगते के होने के बावजूद भी उसके भाई को बटरफ्लाइज के नाइटमेयर्स तो आते ही हैं, तो अगर ये डॉल मोनियंग के पास रहेगी तो उसे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। फिर वो बोलता है कि वो मांगते को मोनियंग को दे देगा, लेकिन गांगते को मोनियंग को नहीं देगा, वो अपने भाई को किसी को भी नहीं देगा। अब हॉस्पिटल में एक पेशेंट की एक्स हस्बैंड आता है और उस पेशेंट के साथ मिसबिहेव करता है। इसे देखने के बाद मोनियंग उस आदमी को कैन से मार देती है। फिर वो आदमी मोनियंग को मारता है। फिर दोबारा जब मारने के लिए आता है
तो गांगते वहाँ आ जाता है और उस आदमी को पंच कर देता है। इसके बाद हॉस्पिटल की हेड नर्स पार्क काफ़ी गुस्सा हो जाती है और हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को ये बोलती है कि गांगते को कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। फिर इसके बाद गांगते को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन गांगते इस सब से खुश ही होता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया और उस आदमी को पंच कर दिया। और अब जबकि वो बिल्कुल ही फ्री हो गया है तो वो मोनियंग को बोलता है कि चलो हम कहीं ट्रिप पर चलें। तो मोनियंग उसे कई सारी कंट्री और दूर जगहों के नाम सजेस्ट करती है, लेकिन गांगते बोलता है कि वो दोनों केवल दिन भर के लिए ही जा सकते हैं क्योंकि गांगते अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता है। और मोनियंग इसे सुनकर नाराज़ हो जाती है। फिर आखिर में गांगते मोनियंग के साथ एक दिन के लिए जाने के लिए मान ही जाता है और अपने भाई की जिम्मेदारी अपने दोस्त को देकर आता है। गांगते ट्रिप में आकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के साथ इतने लंबे ट्रिप पर आया है। और जब इधर जूरी के घर में सब बैठे हुए रहते हैं और सोजिन ये बोलता है कि शायद मोनियंग और गांगते एक साथ घूमने गए हैं, तो ये बात सुनकर गांगते का भाई काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो दोनों फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो गांगते भी काफ़ी गिल्टी फील करता है कि वो अपने भाई से झूठ बोलकर ट्रिप पर आया है। फिर उस ट्रिप में उन्हें उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट मिलता है जो कि एक लड़की के साथ भाग गया था, जिस लड़की को वो पसंद करता था, और वो लड़की भी उसी हॉस्पिटल की पेशेंट रहती है। तो दूसरे दिन वो लोग ट्रिप से वापस आते वक्त उस पेशेंट को भी उस हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देते हैं, और जिसके बाद सारा हॉस्पिटल में एक अफवाह फैल जाता है कि गांगते और मोनियंग शादी करने वाले हैं। और ये बात गांगते के भाई को भी पता चल जाती है कि गांगते और मोनियंग एक साथ ट्रिप में गए थे, ना कि गांगते कोई काम से बाहर गया था। फिर जब हॉस्पिटल की हेड नर्स गांगते से पूछती है कि ये पेशेंट उसे कहाँ मिला, तो गांगते उसे झूठ बोल देता है कि हॉस्पिटल के सामने। फिर गांगते का भाई गांगते से पूछता है कि तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे या मोनियंग को? तो गांगते जवाब देता है तुम्हें, लेकिन उसका भाई बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बचपन में तुम चाहते थे कि तुम्हारा भाई मर जाए और कभी वापस ना आए, इसीलिए तुमने मुझे पानी में ढकेल दिया था, और जब मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था तो फिर तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। ये सब बातें सुनकर गांगते काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, वो सदमे में चला जाता है और काफ़ी रोता है। फिर इसके बाद गांगते का भाई कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है और गांगते उसके भाई के रूम के बाहर ही बैठा हुआ रहता है, रोता रहता है और काफ़ी दुखी रहता है। और फिर इसके बाद गांगते की मोनियंग के साथ ब्रेकअप भी हो जाती है और मोनियंग वहाँ आकर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गांगते ने अपने भाई को बचाया था। लेकिन गांगते मोनियंग को ये बोलता है कि इससे ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि कुछ पल के लिए वो ये चाह रहा था कि उसका भाई मर जाए। वो मोनियंग को ये बोलता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई, क्योंकि अगर वो मर गया होता तो उसे इस तरीके से जीना नहीं पड़ता। फिर मोनियंग से ब्रेकअप होने के बाद गांगते भी काफ़ी दुखी रहता है और मोनियंग भी काफ़ी दुखी रहती है। अब इधर हॉस्पिटल में गांगते के भाई को मोनियंग की मॉम की लिखी हुई बुक द मर्डर ऑफ द विच ऑफ द वेस्ट मिलती है और उसके अंदर कुछ कार्ड्स मिलते हैं जहां ये लिखा रहता है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया। और फिर हॉस्पिटल की हेड नर्स गांगते के भाई के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसका ख्याल रखती है और उसे एक डायनासोर भी गिफ्ट करती है। फिर अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गांगते का भाई जूरी की मॉम के साथ अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है और इधर मोनियंग गांगते को टेक्स्ट मैसेजेस करती रहती है, लेकिन गांगते उसके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं देता है। और इधर गांगते जूरी को मोनियंग के घर भेजता है अपना सामान वापस लाने के लिए। वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि जूरी और मोनियंग साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें और दोनों में पैचअप हो जाए, ताकि मोनियंग अपने आप को अकेली फील ना करे। और वो अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस आकर अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता है कि वो ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि वो चाहता था कि उसका भाई भी सेम रहे बाकी की तरह, बाकी के भाइयों की तरह, ना कि डिफरेंट रहे। फिर वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है और उसका भाई
आखिर उससे गला मिलता है और दोनों रोते हैं और दोनों में पैचअप हो जाता है। फिर उसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और गांगते सांगते को बिलोंग करता है। फिर गांगते ये कहता है कि या आई एम ऑलवेज योर्स, और दोनों में पैचअप हो जाता है। और इधर मोनियन के डैड पार्क के वन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। और इधर हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट मार्टे को बुलाकर उससे ये बात करते हैं कि उन्हें शक है कि पार्क ओकेवन ही मोनियन की मॉम है, क्योंकि मोनियन की मॉम एक दिन अचानक ही गायब हो गई थी और किसी को नहीं पता वो मर गई है या जिंदा है। तो उन्हें ये लगता है कि पार्क ओकेवन ही मोनियन की मॉम है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है कि पार्क ओकेवन ही मोनियन की मॉम है, या वो सच में मर गई है या जिंदा है? ये बात तो आपको इस ड्रामे के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहें मेरे चैनल और बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।